वेलकम स्टूडेंट्स। ऑल सब्जेक्ट लक्ष्य है यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन यूएनओ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में हम संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तो उसके बाद 1920 ईस्वी में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई ताकि भविष्य में कोई दूसरा विश्व युद्ध ना हो। जिस तरह 1914 से 18 तक जो भयंकर विनाश हुआ है, सभी राष्ट्रों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो नुकसान हुआ है, भविष्य में कोई जन धन का नुकसान ना हो, इसलिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। लेकिन दुर्भाग्य से जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर आक्रमण कर दिया 1939 ईस्वी में, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिससे विश्व के सभी राष्ट्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे विश्व युद्ध में सम्मिलित हो गए, जिससे काफी जन तथा धन का नुकसान हुआ। यहां तक भी 6 अगस्त 1945 तथा 9 अगस्त 1945 को जापान के दो बड़े महानगर, दो बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु विस्फोटकों के चपेट में आ गए, जिसमें अमेरिका ने इन नगरों पर परमाणु बम डाल दिए। इसलिए दुखी होकर के 25 अप्रैल 1945 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को क्षेत्र में एक सम्मेलन हुआ, जिससे भविष्य में कोई तृतीय विश्व युद्ध ना हो। क्योंकि विश्व को ये ज्ञात हो गया था, विश्व के जितने भी देश थे उनको ये विश्वास हो गया था, भविष्य में अगर तृतीय विश्व युद्ध हो गया तो पूरी पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे राष्ट्रों के पास परमाणु अस्त्र शस्त्र थे, परमाणु विस्फोटक पदार्थ थे, जो धरती को तहस नहस कर देंगे। इस उद्देश्य से 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ, जो 26 जून 1945 तक चलता रहा। इस सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में स्टूडेंट्स 46 देशों में शुरू में भाग लिया। शुरू में 46 देश आए, बाद में 5 सदस्य और आ गए। कुल इसके सदस्यों की संख्या 51 हो गई। इसीलिए इसके मूल सदस्यों की संख्या 51 थी। इसके मूल सदस्य, शुरुआत में जो संयुक्त राष्ट्र संघ बना, उसके मूल सदस्य 51 थे। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त, या इसको हम संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना की गई ताकि भविष्य में कोई तृतीय विश्व युद्ध ना हो। इसके उद्देश्य स्टूडेंट्स ये थे, भविष्य में विश्व को भयंकर युद्धों से बचाना, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, विश्व में शांति स्थापित करना, विश्व के देशों के सामाजिक विकास को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, विश्व के सदस्य राष्ट्रों को प्रगति पर ले जाना, विश्व में पर्यावरण की सुरक्षा करना, जिससे मानव जीवन तथा संपूर्ण सृष्टि, प्रकृति तथा धरती का उद्धार हो सके, वे सभी कदम यूएनओ के माध्यम से उठाना, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल सिद्धांत है। इसमें स्टूडेंट 7 सिद्धांत हैं जो मानव और संपूर्ण राष्ट्रों के कल्याण से संबंधित हैं। उसमें यही है जो मैंने अभी बताया है, विश्व को भयंकर युद्धों से रोकना, विश्व में शांति स्थापित करना, निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, विश्व के देशों को आर्थिक तथा सामाजिक विकास को बढ़ावा देना, पर्यावरण को सुरक्षित करना,
ये सारे के सारे विश्व के सभी राष्ट्रों की राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता को बनाए रखना तथा भावी जो पीढ़ी है उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, सदस्य राष्ट्रों में सह विश्वास तथा सम्मान की भावना कायम करना, समन्वय की भावना स्थापित करना, ये सारे इसके उद्देश्य या सिद्धांत हैं ताकि पूरा विश्व प्रगति पर जाए। तो स्टूडेंट्स इसमें 51 देश थे, मूल सदस्य देश कितने थे? 51। एक बात और बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, भारत की तरफ से स्थापना में सैन फ्रांसिस्को में जो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ था, AK मुदालियर इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे और भारत की तरफ से उसने प्रतिनिधित्व किया था। तो AK मुदालियर जो रामास्वामी मुदालियर थे वो भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ था उसके प्रतिनिधि के रूप में गए थे, जिसने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। स्टूडेंट वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश हैं। कई बार पेपर में आ जाता है वर्तमान समय कितने सदस्य राष्ट्र हैं। वर्तमान समय में 193 देश हैं और जिस समय इसकी स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की वो 51 देश थे। शुरुआत में 46 देशों ने भाग लिया, लेकिन बाद में क्योंकि ये सम्मेलन 25 अप्रैल 1945 से लेकर के 26 जून 1945 तक चला था, जिसमें टोटल 51 देश शामिल हो गए थे। 51 देश इसके मूल सदस्य थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के आपको उद्देश्य तथा सिद्धांत पता लग गए। ये विश्व का अंतरराष्ट्रीय संगठन है। स्टूडेंट कुछ क्षेत्रीय संगठन होते हैं जिसमें 8-8, 10-10 देश शामिल होते हैं। क्षेत्रीय संगठन होते हैं स्टूडेंट्स जैसे सार्क में 8 देश हैं। इसके अतिरिक्त आसियन में 10 देश है शामिल, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी। सार्क की 1985 में हुई थी, जिसका मुख्यालय काठमांडू में है। इसी तरह आसियन है, ओपेक है, OAS है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के अतिरिक्त जो क्षेत्रीय संगठन है OAS, ऑर्गेनाइजेशन अमेरिकन स्टेट, जिसमें 50 देश शामिल हैं। EU है, यूरोपियन संगठन, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी भाई। इसमें वर्तमान समय में 28 देश शामिल हैं। शुरुआत में इसमें 12 देश शामिल थे। इस तरह और भी विश्व के बहुत सारे क्षेत्रीय संगठन हैं जो 8-8, 10-10, 20-20, 50-50 देशों के संगठन हैं जो सदस्य राष्ट्रों में शांति तथा विकास को बढ़ावा देते हैं, युद्धों को रोकते हैं। लेकिन वो क्षेत्रीय संगठन है स्टूडेंट। आज हम चर्चा कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन। अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो पूरे विश्व में काम कर रहा है, वो केवल संयुक्त राष्ट्र संघ है। प्रश्न ये आ जाएगा अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन सा है? सार्क है, एशियन है, UNO है, ओपेक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ UNO है, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संगठन है। स्टूडेंट्स UNO में 19 अध्याय हैं। UNO का एक संविधान, जिस तरह देश का संविधान होता है, जो नियम तथा सिद्धांतों से भरा हुआ होता है, जो नियम तथा सिद्धांत लिखे होते हैं, जो एक राष्ट्र के लिए जरूरी होते हैं, जो एक राष्ट्र में शांति स्थापित करते हैं, उसको संविधान कहते हैं। उसी तरह विश्व में शांति स्थापित करने के लिए UNO किस तरह से काम करेगा, उसके लिए एक संविधान बना रखा है जिसको हम चार्टर के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट इस चार्टर में 19 अध्याय हैं और 111 अनुच्छेद हैं और इसमें सारे 111 के 11 अनुच्छेदों में इस चीज का वर्णन किया गया है कि भाई इसके कितने अंग हैं, किस तरह वो काम करेंगे, सारी की सारी संरचना कर रखी है। अब वो किस तरह काम करेंगे, किस अनुच्छेद में उसका किस तरह उसका निर्माण किया जाएगा, ये सारी की सारी बातें अनुच्छेद 111 के अंदर किया गया है। अतः स्टूडेंट्स इसमें 19 अध्याय हैं और इसके संविधान को चार्टर बोलते हैं। जिस तरह देशों में संविधान होता है उसी तरह संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान को हम चार्टर के नाम से जानते हैं, जिसमें 111 अनुच्छेद हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के स्टूडेंट 6 अंग हैं भाई। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है भाई। तो 6 अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहले है भाई महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ को स्टूडेंट
विसव का महानगर कहना एक अतिशयोक्ति नहीं होगी। महानगर या विसव की सबसे बड़ी पंचायत, इसको हम विसव की पंचायत के नाम से भी जानते हैं। विसव की पंचायत न्यू कह देते हैं भाई, क्योंकि इसमें 193 देश हैं और विसव की सबसे ज्यादा सदस्य यूएनओ में ही हैं। तो विसव के प्रत्येक राष्ट्र के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो इसको हम विसव की सबसे बड़ी पंचायत या विसव नगर के नाम से भी जानते हैं। इसके 6 अंग है स्टूडेंट्स। पहला है महासभा। महासभा में भाई जितने, महासभा का निर्माण कैसे होता है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। महासभा में भाई जितने भी सदस्य हैं, 193 देश हैं, 193 के 93 देश 5 प्रतिनिधि सदस्य, 5 अपने प्रतिनिधि मंडल को निर्माण करके भेजेंगे। उस प्रतिनिधि मंडल में 5 सदस्य होंगे जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में अपने सदस्य राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। जिस तरह लोकसभा में प्रत्येक राज्य भेजता है, भारत में उदाहरण के लिए लोकसभा है, लोकसभा में प्रत्येक राज्य अपने प्रतिनिधि प्रत्यक्ष जनता के चुनाव द्वारा भेजता है। जैसे हरियाणा में 10 सदस्य चुने जाते हैं, राजस्थान से 25 सदस्य चुने जाते हैं, जम्मू कश्मीर से पहले स्टूडेंट्स 6 सदस्य चुने जाते थे और हिमाचल प्रदेश से 4 सदस्य चुने जाते हैं। इस तरह उत्तराखंड से 5 सदस्य चुने जाते हैं लोकसभा में और उत्तर प्रदेश से 80 सदस्य लोकसभा में चुने जाते हैं। इस तरह 545 की हमारी लोकसभा का निर्माण होता है। उसी तरह स्टूडेंट्स महासभा है जो कानूनों का निर्माण करती है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में एक विधान पालिका की तरह काम करती है, जो एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में काम करती है, जिसमें एक नियम बना रखा है और 5 तक प्रतिनिधि सदस्य भेजेगा प्रत्येक राष्ट्र। इसमें अमेरिका के प्रतिनिधि सदन की तरह है भाई, भारत की तरह नहीं है जिस तरह लोकसभा में नए नए प्रतिनिधि भेजे हैं, किसी 80 चुने जा हैं, किसी में 5 चुने जा हैं, किसी राज्य में से 4 चुने जाते हैं, किसी में 6 चुने जा हैं, किसी में 26 चुने जा हैं, किसी में 13 चुने जाते हैं। लेकिन भारत में अलग नियम है। लेकिन ये नियम जो अमेरिका में प्रतिनिधि सदन है उसमें प्रत्येक प्रतिनिधि सदन तथा कॉमन सदन है, उसमें प्रत्येक राज्य अपने सदन में निश्चित एक सीमा संख्या बना रखी है जिसमें बराबर के सदस्य नियुक्त करके भेजेगा। जैसे 50 राज्य हैं, 50 राज्य में से जिस तरह हमारे यहाँ राज्यसभा उसी तरह अमेरिका में है, उनके जो सदन में 2-2 सदस्य प्रत्येक राज्य भेजेगा। इस तरह उनके सदन में 100 सदस्य होंगे। तो लेकिन उसी आधार पर महासभा है संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग, पहला अंग है जो उसमें प्रत्येक राष्ट्र 5 प्रतिनिधि सदस्य अपने मंडल में भेजेगा और 5 वैकल्पिक प्रतिनिधि सदस्य भेजेगा। इस आधार पर 1930 इसके सदस्यों की संख्या होती है टोटल 5 और 5 10 और 193 इसमें है। टोटल इसके सदस्यों की संख्या 1930 होती है। महासभा के जो कार्य हैं स्टूडेंट्स, एक तो जितने भी काम होते हैं, कोई महासभा में इस यूएनओ का कोई सदस्य बनाना है, नया देश बनाना, जैसे 193 है और 194 बनाना पड़ गया, तो महासभा 2/3 बहुमत उसको स्वीकृति देगी। जितने भी सदस्य हैं वो 2/3 बहुमत दें और साथ में सुरक्षा परिषद के 27 सदस्य उसकी को स्वीकृति दे दे तो नया सदस्य बन सकता है, अन्यथा वो नहीं बनेगा। ये भारत के ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में ये जो नया सदस्य बनाने के लिए नियम बना रखे हैं। तो महासभा इस तरह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस तरह ये अनुच्छेद 21 में दे रखा है भाई, अनुच्छेद 21 में इस चीज का वर्णन किया गया है। अब भाई किस तरह 5 प्रतिनिधि सदस्य चुने जाएंगे, किस तरह 5 वैकल्पिक प्रतिनिधि सदस्य चुने जाएंगे, इस चीज का वर्णन किया गया है। और अब है स्टूडेंट्स इसके और क्या कार्य है महासभा के। आपने ये पता लग गया भाई महासभा का निर्माण कैसे होता है। महासभा का निर्माण ये होता है स्टूडेंट, एक बार फिर बता देता हूं, जितने भी सदस्य हैं प्रत्येक सदस्य अपने सदस्य का मतलब देश 5 अपने मंडल में प्रतिनिधि सदस्य चुनकर भेजेगा और 5 वैकल्पिक प्रतिनिधि, लेकिन भाग ये लेंगे। ये वैकल्पिक का मतलब जो अगर इनमें से कोई वो होगी तो इनसे विचार विमर्श जरूर कर लेंगे। इस प्रकार
इसका महासभा का निर्माण होता है। महासभा विश्व का सबसे बड़ा महानगर है। जिस तरह ये संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व की सबसे बड़ी पंचायत है, उसी तरह महासभा विश्व का सबसे बड़ा नगर है, क्योंकि प्रत्येक देश के सदस्य इसी में शामिल होते हैं। किसी भी अंग में सारे के सारे सदस्य शामिल नहीं होंगे स्टूडेंट, केवल महासभा में होंगे। तो इसके कार्यों पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अनुच्छेद अध्याय 10 में अनुच्छेद 10 से 17 तक इसके कार्यों का वर्णन किया गया महासभा के। उसके कौन कौन से कार्य हैं? सबसे पहले आता है जो विचार विनिमय करना है, वो महासभा का काम है, वो अनुच्छेद 10 में किया गया है भाई। इसके अतिरिक्त महासभा शांति स्थापित करने के लिए अनुच्छेद 11 के तहत निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए विचार विमर्श करती है भाई। किस तरह विश्व में शांति, आपने स्टूडेंट बताया जितने ज्यादा अस्त्र शस्त्र इकट्ठे होंगे, सारे के सारे राष्ट्र अगर जितने ज्यादा अस्त्र शस्त्रों को बल देंगे उतनी ज्यादा अशांति बनेगी, और उतनी ज्यादा अशांति बनेगी तो युद्धों को भी बढ़ावा मिलेगा। इसलिए स्टूडेंट्स अनुच्छेद 11 के तहत महासभा निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने का कार्य करती है, ये भी उसका एक कार्य है। अनुच्छेद 15 के तहत निरीक्षणात्मक कार्य करती है भाई। यह सुरक्षा परिषद से वार्षिक तथा विशेष प्रतिवेदन प्राप्त करके उस पर विचार विमर्श करती है, निरीक्षणात्मक कार्य भी ये करती है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ में जो बजट पास किया जाता है उसके लिए विचार और अनुमोदन का कार्य महासभा द्वारा ही किया जाता है। स्टूडेंट्स, अगला जो पॉइंट है महासभा के कार्यों का, संयुक्त राष्ट्र संघ में अनुच्छेद 108 के तहत कोई संशोधन होता है। जिस तरह स्टूडेंट्स देश के अंदर संविधान में संशोधन होता है, जैसे भारत के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करना पड़ जाए किसी भी अनुच्छेद में या किसी भी अंग में या किसी भी कार्य से संबंधित विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, देश के किसी अनुच्छेद में संशोधन करना पड़ जाए, कोई नया विषय मिलाना पड़ जाए, तो वो संसद द्वारा 2/3 बहुमत से राज्यों के आधे से ज्यादा, मतलब एक संशोधन प्रक्रिया के तहत उसको परिवर्तन किया जा सकता है, उसको हम संशोधन कहते हैं। उसी तरह संयुक्त राष्ट्र संघ का अनुच्छेद 108 के तहत संशोधन प्रक्रिया दी गई है, जिसमें संशोधन का काम महासभा को दिया गया है। उसमें सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य तथा अस्थायी सदस्य भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, और स्थायी सदस्यों की तो स्वीकृति होनी जरूरी है, लेकिन इसकी महासभा की स्वीकृति के बिना कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद 108 के तहत संशोधन प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त कोई नया राष्ट्र स्टूडेंट संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाना है तो उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल 2/3 बहुमत से महासभा स्वीकृति देती है। अगर महासभा 2/3 बहुमत से किसी राष्ट्र की स्वीकृति नहीं देती तो वो नया राष्ट्र शामिल नहीं होगा। लेकिन एक शर्त और भी है, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की भी स्वीकृति बहुत जरूरी है, जो 5 सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त और क्या काम करती है महासभा? स्टूडेंट, सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं। उन 15 सदस्यों में से 5 स्थायी होते हैं, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस और चीन। प्रश्न यह आ जाएगा स्टूडेंट्स, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो 15 हैं, और स्थायी कितने हैं? 5 है भाई। 5 कौन कौन से हैं? अमेरिका है, इंग्लैंड है, रूस है, फ्रांस है और चाइना है, चीन है, जिसको हम चाइना को चीन भी कहते हैं। हिंदी में चीन है, इंग्लिश में चाइना लिखा जाएगा। ये 5 सदस्य जो है स्थायी हैं। कई बार पेपर में ये दे देता भारत स्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन एक चीज जरूर बताऊंगा, भारत 7 बार अस्थायी सदस्य जरूर बन गया है। तो हम इस पर चर्चा कर रहे थे, महासभा क्या काम है? महासभा का काम, जो सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं भाई, इनकी नियुक्ति 2 वर्ष के लिए महासभा द्वारा ही की जाती है। महासभा के काम में लिख सकते हैं महासभा क्या काम करती है?
वर्ष के लिए अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति महासभा द्वारा की जाती है। भारत 2010 में 7वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना था। यह महासभा का कार्य है। इसके अतिरिक्त अगला जो अंग है हमारे, इस महासभा को छोड़कर हर एक अंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाव है। कौन? महासभा। महासभा जो सामाजिक और आर्थिक परिषद है भाई, शुरुआत में इसमें 18 सदस्य थे भाई। जिस टाइम पे यो संयुक्त राष्ट्र संघ बना था जिसमें 51 देश थे, इसमें 18 सदस्य होंगे भाई, ये व्यवस्था की गई थी। जिस तरह सुरक्षा परिषद में 15 होंगे और इसमें जितने भी सदस्य होंगे उनके 5 प्रतिनिधि सदस्य, 5 वैकल्पिक प्रतिनिधि सदस्य, उसी तरह मूल सदस्य थे स्टूडेंट इसमें 18। और 1965 में जाकर इसकी संख्या बढ़ा दी भाई, आवश्यकता अनुसार 27 कर दिए। और इसके जो है स्टूडेंट अब 1971 में जाकर के इसकी संख्या 54 कर दी। 65 से 1965 में 27 करी, 1971 में 54 कर दी, वर्तमान समय में 54 है भाई। ये जो 54 सदस्य हैं इनकी नियुक्ति महासभा द्वारा ही की जाती है। और ये जो 54 सदस्य हैं, जिस तरह इसके सदस्यों की नियुक्ति, अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की जा है, इसके सदस्यों की नियुक्ति भाई 3 वर्ष के लिए की जाती है। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। और इसका एक नियम और है, प्रत्येक वर्ष 1/3 सदस्य है। 1/3 का मतलब वर्तमान समय में 54 है, 1/3 का मतलब 18 सदस्य प्रत्येक वर्ष रिटायर हो जाते हैं और महासभा उनके स्थान पर 18 सदस्य नए नियुक्त कर देती है। जिस तरह राज्यसभा में होते हैं स्टूडेंट, जिस तरह राज्यसभा में भारत में 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं, नए सदस्य आ जाए। उसी तरह अगले वर्ष, अगले 2 साल बाद, उसी तरह अगले 2 साल बाद वो राज्यसभा में। लेकिन सामाजिक और आर्थिक परिषद में 3 वर्ष के लिए चुनाव होता है, 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष रिटायर हो जाते हैं, नए सदस्य महासभा नियुक्त करके भेजती है। इस तरह महासभा सामाजिक और आर्थिक परिषद का भी चुनाव करती है, सदस्यों की नियुक्ति करती है। इसके कार्य बाद में करेंगे स्टूडेंट। न्यास परिषद, न्यास परिषद में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाओ भाई महासभा। वो क्या काम करे है स्टूडेंट्स? न्यास परिषद में का निर्माण कैसे होता है उस पर चर्चा करता हूं। सुरक्षा परिषद के 27 सदस्य होते हैं। दूसरी बात, जो न्यास प्रदेश है ना, उनके सदस्य जितने भी न्यास प्रदेश है वो, तथा सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य, टोटल जो ये होते हैं सुरक्षा परिषद के 27 सदस्य और न्यास प्रदेशों के सदस्य, इनके बराबर महासभा। इसको हम 1 कर दिया बेटा, इसको 2 कर दिया, टोटल 1 और 2, मतलब 1 का मतलब सुरक्षा परिषद के 27 सदस्य, 2 का मतलब न्यास प्रदेशों के सदस्य। इनके बराबर जो 1 और 2 के, मान ले इन दोनों का जोड़ हो गया 20, तो 20 से जो है महासभा सदस्य और चुनेगी। अगर मान ले इनका जोड़ हो गया 25, तो 25 के बराबर जो है महासभा और नियुक्त करेगी, क्योंकि न्यास प्रदेश के सदस्यों की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है। सुरक्षा परिषद के तो आप 90 है, 27 सदस्य 5 ही हैं, तो इसके और इसके बराबर जितने भी इनका जोड़ होगा, टोटल होगा, उतने के बराबर महासभा इसका निर्माण करेगी। मतलब इतने सदस्य उन क्षेत्रों से चुने जाएगी जो इन सुरक्षा परिषद के 27 सदस्य और न्यास प्रदेशों के सदस्य नहीं होंगे, वो इतने के बराबर, इन दोनों के बराबर अन्य राष्ट्रों से चुनेगी। इस प्रकार न्यास परिषद का निर्माण भी कौन करती है? महासभा। इसके अतिरिक्त अगला आ गया अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भी महासभा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 9 वर्ष के लिए इसके न्यायाधीशों का निर्माण होता है, जो महासभा द्वारा ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हो गया सचिवालय। सचिवालय में जो महासचिव है उसकी नियुक्ति में भी ये हमारी महासभा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये इसके कार्य हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई कार्य है स्टूडेंट्स, जैसे अंतरराष्ट्रीय कानून के विकास में बढ़ावा देना, विश्व में सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य संबंधित अंतरराष्ट्रीय सहयोग को विकसित करना। इसके अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय श्रम कल्याण से संबंधित कार्य करने का कार्य भी महासभा का है। स्टूडेंट्स, ये महासभा के कार्य हैं। अब है हमारा दूसरा अंग। अब आपने ये तो पता चल गया स्टूडेंट, ये एक बार फिर बता देता हूं, अनुच्छेद 10 से 17 तक महासभा के कार्यों का वर्णन है। अनुच्छेद 10 से 17 तक। अब दूसरा हमारा अंग है स्टूडेंट्स अनुच्छेद 23 में।
अनुच्छेद 23 में किस चीज का वर्णन है? सुरक्षा परिषद का। ये मैंने आपसे बता ही दिया। सुरक्षा परिषद का निर्माण कैसे होता है? सुरक्षा परिषद में स्टूडेंट 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्यों का निर्माण 2 वर्ष के लिए महासभा द्वारा किया जाता है। इसको हम सुरक्षा परिषद को स्टूडेंट्स पावर ऑफ की के नाम से भी जानते हैं। पावर ऑफ की का मतलब होता है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, पूर्व विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, उसकी सारी की सारी पावर सुरक्षा परिषद के हाथ में है। ये एक लोक की चाबी है। ये एक शक्तिशाली शक्तिशाली संगठन है। इसके बिना संयुक्त राष्ट्र संघ में जितने भी महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं उसमें सुरक्षा परिषद का महत्वपूर्ण योगदान होता है। चाहे वो किसी नए राष्ट्र का निर्माण करना हो, चाहे कोई संशोधन करना है, या कोई और भी किसी अंग से संबंधित कोई फेरबदल करना है, उसमें सुरक्षा परिषद का अहम योगदान होता है, जिसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं। तो 15 सदस्य में तो स्टूडेंट्स 5 स्थायी सदस्य हैं, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस और चीन है। 10 अस्थायी सदस्य हैं, जिसकी का चुनाव किसके द्वारा होता है? महासभा के द्वारा होता है। महासभा के द्वारा जो चुनाव होने के बाद अब हमारी सुरक्षा परिषद के कार्यों पर चर्चा करेंगे। एक तो जो है सुरक्षा परिषद का काम है अनुच्छेद 33 से 38 तक जो भी अंतरराष्ट्रीय, जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो संगठन है अंतरराष्ट्रीय संगठन, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए शांतिपूर्वक ढंग से उनका समाधान करने में सुरक्षा परिषद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसका काम के है संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों को पूरा करना। और विवादों में अगर बाध्यकारी विधि आ जाए, अगर न्यू हो जाए, भाई ईव तो जो शांति तक काम नहीं चलता, तो ईव जो है हमने इस राष्ट्र के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी, दबाना पड़ेगा, बाध्यकारी काम करना पड़ेगा। अनुच्छेद 39 से लेकर के 51 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद ऐसा कार्य कर सकती है। इसके अतिरिक्त कोई राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णयों को के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो उसके विरुद्ध सुरक्षा परिषद सदस्य राष्ट्रों पर जो ऐसे गलत काम करती हैं उनके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाना, राजनयिक संबंध तोड़ना, रेल, समुद्री, वायु, डाक तार, रेडियो आदि साधनों पर प्रतिबंध लगाने का कार्य किसका है? सुरक्षा परिषद का, जो मतलब गलत काम करता है। तो स्टूडेंट जो संयुक्त राष्ट्र संघ में के नियमों के विरुद्ध कोई काम करता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों के विरुद्ध सुरक्षा परिषद सशस्त्र बल का प्रयोग करके अपने इसके यूएनओ के निर्णयों को लागू करने के लिए उन विधियों का प्रयोग कर सकती है, जिसमें भाई आर्थिक प्रतिबंध लगा देगी, राजनीतिक संबंध तोड़ देगी, रेल, समुद्री, वायु, डाक तार, रेडियो आदि के साधनों पर प्रतिबंध ये लगा सकती है। ये कार्य किसका है? संयुक्त राष्ट्र संघ का के सुरक्षा परिषद का। इसके अतिरिक्त सुरक्षा परिषद कोई राष्ट्र ऐसे गलत कार्य करता है जो बार बार समझाने पर भी नहीं मान रहा तो उन पर सैनिक कार्रवाई कर सकती है। जैसे 1991 में स्टूडेंट प्रथम खाड़ी युद्ध किया, इराक ने यूएनओ के विरुद्ध, यूएनओ के नियमों के विरुद्ध बार बार समझाने पर भी पीछे नहीं हटा और संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों के विरुद्ध जाने पर तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वयं तथा 33 राष्ट्रों की सेना, कुल 34 राष्ट्रों की सेना लेकर के प्रथम
ऑपरेशन डेजर्ट स्टोरम, जिसको हम प्रथम कंप्यूटर युद्ध के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से भी जानते हैं, वो किया था किसके? 34 देशों के नेतृत्व में। क्यों कराया भाई? क्योंकि उसने जो है यूएनओ के नियमों के अनुसार बार बार चेतावनी देने के बाद भी मतलब दूसरे राष्ट्रों को दबाने में, अफगानिस्तान आदि राष्ट्रों के विरुद्ध कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटा, जिसके कारण मजबूर होकर के अमेरिका ने 34 राष्ट्रों की सेना लेकर के कार्रवाई करी। इसी तरह 2003 में ऑपरेशन इराकी फ्रीडम शुरू किया। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है, जब भी विषम परिस्थिति आती है तो सैनिक कार्रवाई करने का भी काम सुरक्षा परिषद का है, यही करवाती है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा परिषद गैर सदस्य को परिषद के निर्णयों में भाग लेने के लिए आमंत्रित करती है। भाई सुरक्षा परिषद क्या काम करती है? जो गैर सदस्य हैं उसको परिषद के निर्णयों में भाग लेने की अनुमति भी देने का काम किसका है? सुरक्षा परिषद का। इसके अतिरिक्त कोई राष्ट्र भाई आत्मरक्षा कर रहा है, आत्मरक्षा के लिए मजबूर होकर के युद्ध करने पर विवश है, तो उसकी सूचना तुरंत सुरक्षा परिषद को देना जरूरी है। उदाहरण के लिए भारत ने पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ, उसका जवाब देने के लिए सुरक्षा परिषद को सूचना दी, अब भाई मैं अपने आत्मसमर्पण के आत्मरक्षा के लिए कार्रवाई कर रहा हूं, और इसी के आधार पर सर्जिकल स्ट्राइक किया था, जिसमें बालाकोट आदि कई क्षेत्रों पर भारत ने विस्फोटक पदार्थ डाले थे, ताकि जो आतंकवादियों के ठिकाने थे उनको तहस नहस किया जा सके। तो कहने का अभिप्राय यह है, कोई भी राष्ट्र अपनी आत्मरक्षा के लिए कोई कदम उठाता है तो उसको युद्ध करने की अनुमति, उस युद्ध करने से पहले उसकी सूचना सुरक्षा परिषद को देना जरूरी है। यह व्यवस्था इसमें की गई है। इसके अतिरिक्त कोई संशोधन करना है भाई, और साथ में कोई नया राष्ट्र नियुक्त करना है, शामिल करना है, तो उसकी परमिशन 2/3 बहुमत महासभा देगी, और उसके बाद जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की सहमति होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा परिषद में टोटल 15 सदस्य होते हैं, और इसमें तय 9 सदस्य अगर किसी बात के लिए सहमत हो जाते हैं, संशोधन के लिए सहमत हो जाते हैं, तो वो बात मान्य होगी। लेकिन एक नियम और भी है, 9 में तो भाई 5 स्थायी होने जरूरी है, 4 अस्थायी हो सकते हैं। ये है। तो इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा परिषद महासभा के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करती है। मतलब सिफारिश कौन करती है, किसकी सलाह पर करती है? ये दोनों मिलकर के, महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों मिलकर के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय जो सचिवालय है, छठा जो अंग है हमारा सचिवालय है, इसमें जो महासचिव की जो नियुक्ति होती है वो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की सहमति के बिना नहीं हो सकती। और तो अनुच्छेद 97 में यह व्यवस्था की गई है, महासभा की नियुक्ति के नाम पर सिफारिश सुरक्षा परिषद द्वारा की जाती है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की सहमति के बिना महासभा की नियुक्ति सचिवालय के महासचिव की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। जो जैसे अब वर्तमान समय में एंटोनियो गुटेरेस महासचिव हैं किसके? संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय में, अंतरराष्ट्रीय सचिवालय है। इसके अतिरिक्त अगला जो अंग है हमारा वो सामाजिक और आर्थिक परिषद है। स्टूडेंट्स, इसका आपने पता ही लग गया होगा, सामाजिक और आर्थिक परिषद का निर्माण कैसे होता है। सामाजिक और आर्थिक परिषद का वर्णन अनुच्छेद 10 में है, अध्याय 10 में, और अनुच्छेद 61 में भाई इसके कार्यों का वर्णन है। अध्याय 10 अनुच्छेद 61 में सामाजिक और आर्थिक परिषद का वर्णन किया गया है। नाम से स्टूडेंट पता है सामाजिक और आर्थिक का मतलब क्या होता है। सामाजिक में आते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन आदि कार्यों को पूरा करना। जो गरीब राष्ट्र हैं, कमजोर राष्ट्र हैं,
उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, शिक्षा से संबंधित कार्य करना, वहां पर गरीब राष्ट्रों में स्कूल खोलना, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, जो गरीब राष्ट्र हैं उनके लिए अस्पताल की व्यवस्था करना, जो गरीब राष्ट्र हैं जो कुपोषण के शिकार हैं उनके लिए कुपोषण को दूर करने के लिए निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध कराना, उनके पास अगर पैसा नहीं है तो वहां पर अस्पताल खुलवाना, डॉक्टरों की व्यवस्था उपलब्ध कराना। ये कार्य किसका है? सामाजिक और आर्थिक परिषद का। शुरुआत में स्टूडेंट इसमें 18 सदस्य थे, 1965 में इसके 27 हो गए, 1971 में इसके 54 हो गए, कुल मिलाकर वर्तमान समय में 54 सदस्य हैं। 3 वर्ष के लिए इसका प्रत्येक सदस्य का चुनाव होता है, महासभा द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। और इसका कार्य क्या होता है वो मैंने आपको बता ही दिया। एक तो जो है जो सदस्य राष्ट्र हैं जिनको जरूरत है उनके सामाजिक विकास को बढ़ा, सामाजिक मात्रा शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, और आर्थिक मात्रा है स्टूडेंट रोजगार, बेरोजगारी दूर करना, कृषि का उत्थान करना। ये सारे कार्य किसके होते हैं? ये सामाजिक और आर्थिक परिषद के। ये मानव अधिकारों की रक्षा से संबंधित भी कार्य करती है। इसके अतिरिक्त ये जिन राष्ट्रों को जरूरत होती है, जिन राष्ट्रों की 70% जनसंख्या अल्प विकसित और विकासशील देशों में निवास करती है, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करती है, जिनका जीवन स्तर निम्न है, कमजोर है, ये सारे कार्य कौन करती है? सामाजिक और आर्थिक परिषद। इसके अतिरिक्त सामाजिक और आर्थिक परिषद सदस्य राष्ट्रों में सामाजिक तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सहयोग तथा समन्वय भी स्थापित करती है, ताकि एक दूसरा राष्ट्र भी एक दूसरे राष्ट्र की मदद कर सके। ये सारे के सारे सामाजिक तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक और आर्थिक परिषद काम करती है। इसका वर्णन अध्याय 10, इसके कार्यों का वर्णन अध्याय 10 तथा अनुच्छेद 61 में किया गया स्टूडेंट। नेक्स्ट है न्यास परिषद। न्यास परिषद मैंने पहले बता दिया था भाई इसका निर्माण कैसे होगा। निर्माण भाई सुरक्षा परिषद के 5 तो स्थायी सदस्य होते हैं और न्यास प्रदेशों के सदस्य होते हैं। इनके बराबर जो है महासभा ही, जितने इन दोनों की का जोड़ होगा कुल हो गए उसके बराबर ही महासभा उतने सदस्य न्यास प्रदेशों के अतिरिक्त तथा सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के अतिरिक्त दूसरे राष्ट्रों से चुनाव करेगी। और ये जो न्यास परिषद है इसका वर्णन अध्याय 13 में कराया गया है भाई, अध्याय 13 में और अनुच्छेद 86 में, अनुच्छेद 86 और अध्याय 13 में न्यास परिषद का वर्णन किया गया है भाई। इसका क्या काम होता है? महत्वपूर्ण काम तो स्टूडेंट ये होता है जो सामाजिक और आर्थिक परिषद है ना, इसके ऊपर निगरानी करना है। अब भैया सही तरीका काम कर रही है कि नहीं कर रही है, क्या ये भेदभाव के आधार पर काम नहीं कर रही है, क्या कोई ऐसा काम तो नहीं कर रही है जो मतलब एक पार्शलिटी के आधार पर जो विकसित राष्ट्र हैं जिनका दबदबा संयुक्त राष्ट्र संघ में है, जो अपनी मर्जी से भेदभाव के अनुसार काम करते हैं, उस आधार पर काम कर रही है तो उसको रोकना किसका काम है? न्यास परिषद का। स्टूडेंट एक बार फिर बता देता हूं, ये इसके जो महासभा द्वारा जो सदस्य नियुक्त किए जाते हैं वो 3 वर्ष के लिए नियुक्त करे जाते हैं। स्थायी सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य तो स्टूडेंट हैं इसके जो सुरक्षा परिषद के वो तो हैं, साथ में न्यास प्रदेशों के सदस्य आते हैं। बाकी जो सदस्य नियुक्त किए जाते हैं वो 3 वर्ष के लिए किए जाते हैं और वो महासभा द्वारा उसका चुनाव होता है। इसके कार्य क्या है स्टूडेंट वो मैंने आपको बता दिया। अब भाई इसकी निगरानी करना, मौके पर निरीक्षण करना, क्या ये सही कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, साथ में न्यास प्रदेशों के निवासियों के आवेदनों पर विचार करना। जो न्यास प्रदेश है जिनको जरूरत होती है, जो विकास के लिए मजबूर हैं, उनके आवेदन आते हैं, उन पर विचार विमर्श करना, भाई इनको सुविधा दी जाए ना दी जाए, उन पर विचार विमर्श करने का कार्य भी किसका है? न्यास परिषद का ही है। और वार्षिक प्रतिवेदनों पर भी विचार करने का कार्य इसी का है भाई, न्यास परिषद का। ये हमारी न्यास परिषद थी। एक बार फिर बता देता हूं, न्यास परिषद का कार्य सामाजिक और आर्थिक परिषद है, इसकी निगरानी करना, वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार करना,
न्यास प्रदेशों के निवासियों के जो आवेदन होते हैं उन पर विचार विमर्श करना और मौके पर निरीक्षण करना, अगर ये सही तरीका काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई भेदभाव के अनुसार तो काम नहीं हो रहा है। स्टूडेंट नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में स्टूडेंट 15 न्यायाधीश होते हैं जिसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सलाह पर महासभा द्वारा की जाती है। 9 वर्ष के लिए इसका चुनाव होता है। इसके 3 कार्य हैं भाई, ऐच्छिक कार्य, अनिवार्य क्षेत्राधिकार और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। ऐच्छिक कार्य तो वे होया करे भाई जब ऐसा कार्य अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को तब प्राप्त होता है जब संबंधित राज्य घोषणा करते हैं कि वे अपने विवाद का निर्णय अंतरराष्ट्रीय न्यायालय तक करवाना चाहते हैं। अतः अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा इन सभी प्रश्नों पर विचार किया जाता है जो संबंधित राज्य के सम्मुख लाए जाते हैं। कहने का अभिप्राय यह है भाई जरूरी नहीं है अब भाई ऐच्छिक कार्यों में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हस्तक्षेप करेगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कोई राज्य या देश, राज्य का मतलब अंतरराष्ट्रीय सत्र पर या देश को ही राज्य कहा जाता है, कोई राज्य ये कहे भाई मैं यो मुकदमा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से इसकी सुनवाई करवाना चाहता हूं, मैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में ले जाना चाहता हूं और मेरी सुनवाई अंतरराष्ट्रीय न्यायालय करे, तो ऐसे मुकदमे की सुनवाई अंतरराष्ट्रीय न्यायालय करता है। ये ऐच्छिक क्षेत्राधिकार मानते हैं। दूसरा भाई अनिवार्य क्षेत्राधिकार। अनिवार्य क्षेत्राधिकार वे होते हैं जो जरूरी होते हैं, जिसमें अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हस्तक्षेप करेगा, जो संधि की व्याख्या करनी हो भाई, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत हैं जिसमें संधि समझौते होते हैं, जो किसी अंग के संबंधित विवाद आ जाता है वो जरूरी होते हैं, कंपलसरी होते हैं, कोई राष्ट्र उसमें मना भी करेगा तो भी ये सुनवाई करेगा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। दूसरा संधि के अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय जो विधि है उससे संबंधित कोई विषय है उसकी व्याख्या करने का अधिकार भी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का है। इसके अतिरिक्त अनिवार्य क्षेत्राधिकार में किसी ऐसे तथ्य का अस्तित्व जिसके प्रमाणित हो जाने पर किसी अंतरराष्ट्रीय कर्तव्य का अतिक्रमण समझा जाए उससे संबंधित भी फैसला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में होता है। इसके अतिरिक्त किसी अंतरराष्ट्रीय कर्तव्य के अतिक्रमण की स्थिति में हानि पूर्ति का रूप या परिणाम हो उससे संबंधित भी मुकदमा अनिवार्य क्षेत्राधिकार में आता है, जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इसकी सुनवाई करता है। ये 2 प्रकार के हो गए ऐच्छिक क्षेत्राधिकार। जो ऐच्छिक वो होता है स्टूडेंट जब कोई राज्य ये मांग करता है कि मेरा मुकदमा तो जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाए वो ही सुनवाई करे। दूसरा होता है स्टूडेंट अनिवार्य क्षेत्राधिकार जो कंपलसरी होते हैं, किसी संधि से संबंधित, किसी अंतरराष्ट्रीय विधि की व्याख्या से संबंधित, इसके अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय कर्तव्य और अतिक्रमण से संबंधित कोई मुकदमा हो, कोई अंतरराष्ट्रीय कर्तव्य या अतिक्रमण की स्थिति में हानि पूर्ति तथा परिणाम हो उससे संबंधित अनिवार्य क्षेत्राधिकार से संबंधित मुकदमा होता है, जिसका फैसला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय पर निर्भर करता है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में उसकी सुनवाई होती है। तीसरा जो प्रकार का क्षेत्राधिकार होता है स्टूडेंट वो परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार होता है। अनुच्छेद 96 के तहत अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार की भी व्यवस्था की गई है। इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा या सुरक्षा परिषद किसी प्रश्न के विषय में परामर्शदायी मत देने के लिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को अनुरोध कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंग या विशिष्ट अभिकरण भी इस न्यायालय में अपने अधिकार क्षेत्र में निहित कार्यों के विषय में वैधानिक परामर्श ले सकते हैं। इसमें अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो होता है उससे सुरक्षा परिषद और महासभा किसी विषय पर परामर्श लेना चाहे कि भाई ये काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सुधार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये होते हैं परामर्शदात्री। इसमें अंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्वतंत्र होता है, वो दें या ना दें, जिस तरह भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र है। तो इस प्रकार ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित कार्य हैं। 3 प्रकार के वो है इसमें, इसके क्षेत्राधिकार या कार्य। पहला ऐच्छिक, जब कोई राज्य ये मांग करे मुझे जो है जरूरत है, मैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय मैं इस मुकदमे को ले जाना चाहता हूं और मेरी सुनवाई अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से होनी चाहिए, एक तो यो है वो ऐच्छिक है। दूसरा अनिवार्य, अनिवार्य में जरूरी होता है, इसके अतिरिक्त वो कहीं नहीं जाएगा, वो मुकदमा सीधा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ही उसकी सुनवाई करेगा। कोई संधि समझौते से संबंधित वो हो, किसी अंग में विवाद से संबंधित वो हो,
किसी राष्ट्र में अशांति से संबंधित कोई विषय हो, अंतरराष्ट्रीय विधि या कानून से संबंधित कोई वो हो, तो उसकी व्याख्या यही करते हैं। अंतरराष्ट्रीय कर्तव्य का अतिक्रमण हो उसमें, तथा अंतरराष्ट्रीय अतिक्रमण की स्थिति में कोई हानिपूर्ति या परिणाम हो, ऐसी स्थिति में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय अनिवार्य कार्य करता है। और साथ में तीसरे प्रकार का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार होता है। जब संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई अंग अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से परामर्श ले, सलाह ले, उसको हम परामर्शदात्री कहते हैं, जिसमें महासभा होती है, सुरक्षा परिषद होती है, ये परामर्श लेते हैं, या कोई और अंग भी लेना चाहे वो भी ले सकता है। इसके अतिरिक्त जो एजेंसी है जैसे ILO है, IFO है, और बहुत सारे एजेंसी हैं स्टूडेंट, उनमें ये परामर्श से संबंधित होते हैं। इस प्रकार 3 तरह के काम करता है कौन? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। वर्तमान समय में हमारे भारत की तरफ से दलबीर भंडारी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश हैं, जो 2017 में दोबारा चुने गए हैं। इसका छठा अंग है स्टूडेंट सचिवालय। इसका एक महासचिव होता है, 5000 कर्मचारी होते हैं स्टूडेंट। इसमें वर्तमान समय में एंटोनियो गुटेरेस इसके महासचिव हैं भाई, जिसको 2017 में चुना गया है। 1/1/2017 से ये कार्यरत है। 5 वर्ष के लिए इसका चुनाव होता है स्टूडेंट। और इसका क्या काम होता है? इसके सभी अंगों की निगरानी करने का इसका कार्य होता है। ये थे स्टूडेंट इसके हमारे कार्य, हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट आपको संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका, संयुक्त राष्ट्र संघ की कमियां तथा उसके इसमें क्या सुधार होने चाहिए, उसकी वीडियो भेजी जाएगी। स्टूडेंट, मुझे आशा है कि आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, इसके अंगों की विस्तृत जानकारी आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा कमेंट करें। इसी के साथ धन्यवाद।